हाय एवरीवन, माय नेम इज नवीन सिंह जादौन और हम बात कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट की। पिछले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए थे और उसके बाद ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, मोल संकल्पना के ऊपर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट पे ही है, तो इस लेक्चर पे आने से पहले पिछले लेक्चर को देखें और तब इस लेक्चर पे आए तो आपको मजा आएगा। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि यदि आपके पास 1 मोल रुपए हैं तो आप प्रति सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो बताओ 1 मोल रुपए को खर्च करने में कितना समय लगेगा। 1 मोल का मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, क्योंकि 1 मोल में कितने अगर रुपए हैं तो रुपए हैं, परमाणु है तो परमाणु है। तो 1 मोल में कितने होंगे, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल रुपए हैं, इसका मतलब उस पर कितने रुपए हैं 6.022 × 10⁻23 Na, मतलब इतने हैं मेरे पास, इतने रुपए हैं। Na का मान इतना होता है, ये होता है कि नहीं होता। तो बात करते हैं। चलो इसका मतलब चूंकि आंसर की अगर मैं बात करूं इसके की कि 10 की घात 6, 10 लाख का मतलब रुपए खर्च करने में समय कितना लगता है, 1 सेकंड दे रखा है कि प्रति सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करने में इतना समय लगता है। तो 10 की पावर 6 को खर्च करने में इतना समय लगता है, तो 1 मोल को खर्च करने में कितना समय लगेगा। 1 मोल का मतलब कितने रुपए, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या का ये मान होता है। इसको खर्च करने में कितना समय लगेगा बता दो। 1/10 की घात 6 इंटू क्या 6.22 इंटू 10⁻³ क्या 23। इसको जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.22 इंटू 10⁻17 आ जाएगा। 10 की घात 6 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 की घात -6, तो कितना आएगा 10 की घात क्या आ जाएगा 17 सेकंड आ जाएगा। इट मीन्स जब मैं 10 लाख को खर्च करता हूं प्रति सेकंड तो इतने, और 1 मोल का मतलब किसके बराबर रुपए, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, उसको खर्च करने में कितना सेकंड का टाइम लगेगा 6.022 इंटू 10⁻17 का टाइम लगेगा। अगर आपसे इसको पूछा जाता कि आप ईयर में निकालें इसको, तो आप क्या करते, ईयर में निकालने के लिए क्या करते। मुझे पता है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 होती हैं 1 मिनट में। 1 हावर में कितनी मिनटें होती हैं 60, और 1 डे में कितने घंटे होते हैं 24, और 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365। तो इसको आप क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते, तो 1 ईयर में आ जाता है कि ईयर में कितना टाइम लगेगा। ये तो आगे के लिए मैंने बताया है, सेकंड में तो सिंपल सा निकाल देंगे, इससे 10 की घात -6 हटा देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ईयर में निकालते तो क्या करते, ईयर के अंदर और क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले आता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ईयर उनसे सब किसी से मिलकर बनता है, घंटों से, दिनों से, उनसे मिलकर तो बनती ईयर। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में कितने मिनट 60, और 1 दिन में कितने घंटे 24, और 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365। तो ये इससे कर देंगे तो लास्ट में जाके आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग पिछला लेक्चर देखें और इस लेक्चर पे आएंगे तो बहुत मजा आएगा। और सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, और जब हम इनको कर लेंगे तो फिर हमको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा ही लेवल को बढ़ाता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि परमाणुओं की क्या क्या संख्या होगी। देखो पहला क्या दे रखा है, 52 मोल हीलियम दे रखा है। और परमाणु की संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कणों की संख्या को पूछ रहा है कि कणों की संख्या निकालें, इनमें कणों की संख्या। अगर परमाणु तो परमाणु की पूछ रहा है, इसका मतलब कणों की संख्या पूछी जा रही है। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इस पर क्या फॉर्मूला लगेगा, मोल बराबर क्या कणों या परमाणुओं की संख्या, एक ही बात है। अगर परमाणु की बात कर रहा है तो परमाणु, अणुओं की बात कर रहा है तो अणु की संख्या बटे क्या अवोगाद्रो संख्या। इससे मोल निकालते थे कि अगर कणों की संख्या दे रखी है तो मोल कैसे निकालेंगे, तो किसका भाग दे दो Na का। और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, जब आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो मैंने वहां पे भी बताया हुआ है कि अगर मोल दे रखे हैं और कणों की संख्या पूछ रहा है, कणों में परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, तो क्या करना है, डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे गुणा कर दो, आवोगाद्रो संख्या से। क्यों कर देते हैं, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है कणों या परमाणुओं की संख्या बटे Na। तो कणों और परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, अगर मैं परमाणु की संख्या की बात करूं तो मोल तो कितने दे रखे हैं 52, तो कितने आ जाएंगे परमाणु 52 Na। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 मोल दे रखे हैं, ये तो हो गया। सेकंड वाला देखो,
52 ग्राम हीलियम में मोल परमाणु की संख्या पूछ रहा है, 52 ग्राम में, 52 ग्राम हीलियम में। तो परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो हीलियम के मोल तो दे नहीं रखे, तो पहले क्या करो, हीलियम के मोल निकाल लो। तो मोल निकालने का क्या तरीका होता है, मोल बराबर क्या, दिया भार, दिया भार बटे परमाणु है तो परमाणु भार, और अणु है तो अणु भार। हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 4, परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 4 आपको क्वेश्चन में देखा है, आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान दिया गया कितना है 52 ग्राम, और इसका परमाणु भार कितना होता है 4, कितने मोल आ जाएंगे 13 मोल। अब मोल से मैं परमाणु या कणों की संख्या निकाल सकता हूं जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल यही है। इसमें तो मोल दे रखे थे तो सीधा निकाल लिया, और ग्राम में वेट दे रखा है या भार दे रखा है या द्रव्यमान दे रखा है तो उससे क्या निकाल लो, मोल। कैसे निकालते हैं, अगर दिया गया भार बटे अणु भार, अगर अणु है तो, और परमाणु है तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब कितने मोल आ जाएंगे 13, तो इससे परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर दो, अगर परमाणु संख्या निकालें तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो, अवोगाद्रो संख्या से। तो कितने आ जाएगा इसका 3n, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, 52 AMU में पूछ रहा है आपसे परमाणुओं की संख्या, तो AMU में वेट दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसी में ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इस बारे में बात करेंगे 52 AMU में, 52 AMU में कितने परमाणु की संख्या आएगी। तो पहले मोल निकालते हैं, AMU से मोल कैसे निकलते हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन। 52 AMU में, 52 AMU हीलियम में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एटम की संख्या निकाली। चूंकि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि 1 AMU बराबर क्या होता है, ग्राम बटा Na, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, ग्राम बटा Na से ही आता है। Na का मान क्या होता है 6.022 और 10 की घात 23, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 AMU की वैल्यू क्या आती है 1.67 गुणा 10 की घात क्या -24 क्या आती है, ग्राम आती है। इसको जब सॉल्व करते हैं, ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, Na का मान क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 और 10 की घात क्या 23, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है। और 1 AMU बराबर यही तो होता है कि नहीं होता। तो 1 AMU बराबर क्या रख सकता हूं मैं, ग्राम बटे Na। तो मोल कैसे निकाल सकते हैं, दिया गया भार बटे क्या उसका परमाणु, तो परमाणु भार, और अणु है तो अणु भार। दिया गया भार कितना है 52 के साथ AMU की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ग्राम बटे Na। अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, AMU की जगह ग्राम बटे Na। और हीलियम के एक परमाणु का, हीलियम परमाणु दे रखा है, उसका कितना होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 4 ग्राम। और AMU की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ग्राम बटे Na। तो क्या ग्राम से तो ग्राम कट जाएगी, तो कितने मोल आ जाएंगे 52 बटे क्या आ जाएंगे 4 क्या आ जाएंगे Na आ जाएंगे। अब आप ये देखो, ये क्या आए हैं, मोल आए हैं कि नहीं आए। अगर ये मोल आए हैं तो इनसे आप परमाणु की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा कि इनसे मैं परमाणुओं की संख्या कैसे निकालूंगा। बताइए, परमाणु संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 1 मोल में हीलियम के परमाणु कितने होते हैं Na। अरे 1 मोल में हीलियम के परमाणु कितने हैं, 1 मोल में हीलियम एटम कितने हैं Na के बराबर, क्योंकि 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो इसमें कितने होंगे, कितने मोल दे रखे हैं 52 बटा 4 Na। और एक ऐसे आया आप लोग बता सकते हैं, इसमें कितने होंगे परमाणु की संख्या, क्या करो 52 बटा 4 Na, और Na से ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। ऊपर दे रखा ना 1 मोल में इतने होते हैं, तो इतने मोलों में कितने होंगे, Na से Na कट जाएगा तो कितने परमाणु आ जाएंगे 13 परमाणु क्या है इसका आंसर आ जाएगा। Na से Na कट जाएगा, 1 मोल में इतने होते हैं तो इतने मोलों में कितने होंगे, तो 52 बटे 4 Na इंटू Na से अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिख लो, फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे देखो, एक तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना दे रखा है, तो तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और बताइए कि तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसके आंसर की हम लोग अगर बात करें, देखने में टफ लगता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो, एक एटम का द्रव्यमान या भार कितना दे रखा है, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मास बोलते हैं। कितना दे रखा है 3.15 गुणा 10 की घात क्या -23 क्या ग्राम एक परमाणु का दे रखा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, तत्व का ग्राम परमाणु क्या करो द्रव्यमान ज्ञात करो। जब एक परमाणु का द्रव्यमान तो इतना है कि नहीं है,
उस तत्व का ग्राम परमाणु, और ग्राम परमाणु का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, मोलर द्रव्यमान ही होता है। ग्राम परमाणु कहीं लिख रहा है, ग्राम अणु में ग्राम आयन लिख रहा है, इसका मतलब वहां पर किसकी बात कर रहा है, वो मोल की। और साथ में क्या लग रहा है, द्रव्यमान, तो इसका मतलब है इसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब किसका बात कर रहा है, इसके मोलर द्रव्यमान की। इसके एक मोल का कितना द्रव्यमान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक परमाणु का दे रखा है तो एक मोल का कितना होगा, उसी को अपन बोल रहे हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, मोलर मास भी अंग्रेजी में बोल देते हैं, क्योंकि ग्राम परमाणु की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मोल। ग्राम परमाणु या ग्राम अणु या ग्राम आयन, उसका मतलब भी क्या होता है, मोल ही होता है। तो एक मोल का मतलब क्या, 6.022 × 10⁻23 परमाणु, क्योंकि एक मोल में इतने होते हैं। क्या द्रव्यमान क्या आ जाएगा, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 × 10⁻23 N, इसके साथ क्या लग रहा है, ग्राम लग रहा है। इससे तो ये कट जाएगा। अरे एक परमाणु का तो इतना था, तो एक मोल का कितना होगा, उसी को बोल रहे हैं मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु भार। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, इतने, तो उससे इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। ये लगभग आ जाएगा 18.9 के आसपास आ जाएगा ग्राम। अब आपसे पूछा रहा है कि वो तत्व कौन सा होगा, ये बताइएगा वो तत्व कौन सा है। तो देखो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन F, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, परमाणु क्रमांक इसका होता है 9। उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, जिसको हम इसका परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, वो कितना होता है, 19 होता है। और यहाँ भी कितना आ रहा है, 18.9 के आसपास आ रहा है। आपसे 4 ऑप्शन, जैसे आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको लग जाएगा कि इतना आ रहा है और इतना इसका होता है, तो आप उसको आराम से बता देंगे। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको आप आराम से बता देंगे। तो तत्व कौन सा होगा, वो फ्लोरीन होगा। ठीक है, आप लोग बता देंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सिंपल सा ही था, लेकिन जब तक समझ नहीं आया, जब तक बहुत टफ लगती है चीज़ें। जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें फिर सरल लगने लग जाती हैं, और यही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, एनटीपी पर 1 किलोग्राम H2 गैस का आयतन, उसमें उपस्थित कुल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गैस का आयतन पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, इसमें उपस्थित कुल अणुओं की संख्या एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप व दाब पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करो, आयतन निकालने के लिए या कुल अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर क्या होता है, दिया भार बटे अणु भार। अगर मौलिक अणु है तो अणु भार और परमाणु है तो परमाणु भार। ये दोनों किस में होने चाहिए, ग्राम में। दिया गया भार भी ग्राम में और इसका अणु भार भी किस में, ग्राम में। अगर अणु है तो अणु भार और परमाणु है तो परमाणु भार। दिया गया भार कितना है, 1 किलोग्राम, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। और हाइड्रोजन का, H2 की बात कर रहा है, हाइड्रोजन के परमाणु का 1 होता है, अणु है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने मोल आ जाएंगे, दिए गया भार तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब क्या, 1 किलोग्राम है, तो उसको ग्राम में चेंज करेंगे। और इसका खुद का कितना होता है, हाइड्रोजन का, H2 अणु का कितना होता है, 2, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है, 1, तो उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितने मोल आ जाएंगे, 500 मोल आ जाएंगे। इससे क्या कर सकता हूं मैं, गैस का आयतन निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने मोल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, मोल बराबर दिया आयतन, अगर गैस की बात करें तो दिया आयतन बटे किसका भाग दे देते हैं, 22.4 किसका, लीटर का। ठीक है, अगर आयतन दिया गया हो किसी गैस का और मोल निकालने हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तो आयतन ही पूछ रहा है और मोल हमने इससे निकाल लिए, 1 किलोग्राम से कितने आए, 500, तो क्या कर देंगे, 500 बराबर वो जो वॉल्यूम निकालना है वो बटे क्या, 22.4। तो आयतन कितना आ जाएगा, 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 किससे, लीटर से। ये लगभग 11200 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, लीटर। अणुओं की संख्या पूछी जा रही है, मतलब कणों की संख्या। तो मोल निकालने का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, मोल बराबर क्या, कणों या अणुओं की संख्या, अगर अणु है तो अणु, परमाणु है तो परमाणु की संख्या बटे क्या, अवोगाद्रो संख्या। या डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर मोल दे रखे हों और कणों में अणु भी हो सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में, H2 के रूप में 2 परमाणु से मिलकर बनाया तो अणु है, तो कणों की जगह अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और परमाणु, यहाँ अणु है तो अणु की बात कर रहे हैं। तो कभी भी कणों की संख्या निकालनी हो और मोल दे रखे हो तो डायरेक्ट क्या कर दो, उसको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। कितने कण आ जाएंगे, अरे कितने आ जाएंगे, मोल कितने दे रखे हैं, 500, तो कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 500 की आ जाएगी, Na आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखो, तीनों चीज हम इससे निकाली, गैस का आयतन भी निकाल लिया, उसके लिए हमने मोल निकाले, मोल यहाँ से निकाले। कणों की संख्या कैसे निकाली हम लोग बता सकते हैं, आयतन कैसे निकाला, क्योंकि मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि दिया गया
आयतन बटे 22.4, जिसको हम मोलर आयतन बोलते हैं कि एनटीपी पर एक मोल जो गैस है वो कितना आयतन घेरती है, 22.4 लीटर या 22,400 ml एनटीपी पर। मैंने पहले भी लिखाया है, पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो मैंने वहां पर बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है एक मोल ये नाइट्राइड आयन में उपस्थित आवेश की गणना करो। देखो इसको कैसे निकालें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये तो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर हम निकालें तो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो क्या करेंगे 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो उसको अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आएगी कितनी, 96,500 के आसपास आएगी। ठीक है, 96,500 क्या कूलम, और इसी को बोला जाता है 1 फैराडे। ठीक है, ध्यान रखें 96,500 कूलम के बराबर ही क्या होता है, 1 फैराडे होता है। ठीक है, देखो ये तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर क्या आ गया, आवेश आ गया। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, देखो एक जो ये नाइट्राइड आयन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है, कितना आवेश है इस पर, 3 नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे इस पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, है कि नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है कि एक मोल पर आवेश निकालिए, तो एक में इतने इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में कितने होंगे, एक मोल नाइट्राइड में कितने होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। और एक नाइट्राइड आयन में इतने हैं क्योंकि दिख रहा है 3 माइनस, और चार्ज कभी भी किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या की वजह से आता है। जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर धनात्मक आवेश होता है तो उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी पे बढ़ रहा है, ऋणात्मक आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज कितना है, -3। तो एक नाइट्राइड आयन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो एक मोल पर कितने होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और मुझे पता है कि एक मोल का वो कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 96,500 कूलम। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 96,500 क्या, 96,500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96,500 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फैराडे। तो कितना आवेश आ जाएगा, इस एक नाइट्राइड आयन पर 3 फैराडे आवेश आ जाएगा। कैसे निकाला, सबसे पहले क्या किया, मैंने एक चीज बताई कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आगे भी काम आएगा, याद रखें कितना आवेश होता है, 96,500 कूलम। कैसे निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो एक मोल पे कितना, उसको अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, क्योंकि एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी चीज एक मोल में कितनी होती है, वो जैसे मैं बोलता एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो एक दर्जन पे कितना, तो किसने गुणा करते, 12 से गुणा करते। तो एक मोल का मतलब कितने, इतने इलेक्ट्रॉन अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो कितना आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 96,500 कूलम, इसको बोला जाता है 1 फैराडे। एक नाइट्राइड आयन पर कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन पर एक्स्ट्रा है एक नाइट्राइड आयन पे। तो एक मोल पे कितने होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और ये 1 है तो ये 3 है, तो ये 1 मोल होगा तो ये 3 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इतना। तो 3 मोल पे कितना होगा, इसको इससे क्या कर देंगे, गुणा। और 96,500 की जगह क्या लिख सकते हैं, फैराडे। तो कितना आवेश आ जाएगा, 3 फैराडे आ जाएगा। इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम +3 आयन पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मुझे पता है कि 27 ग्राम Al+3 एल्यूमिनियम पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितना धनात्मक आवेश है, 3। तो उसके लिए मुझे क्या निकालने होंगे, पहले 3 ही तो है, क्योंकि एल जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी, जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना होता है उससे क्या कर देंगे, उस जैसे उसमें मोल आएंगे तो उसमें कितने होते हैं, उसको 96,500 से या 1 फैराडे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। देखो जितना उस पर आवेश होता है, धनात्मक आवेश तो धनात्मक है, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी को या अधिकता को शो कर रहा है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम +3 आयन पर आवश्यक आवेश की गणना कीजिए। ऐसे भी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। तो कैसे करते हैं, पहले इसका मोल निकालेंगे, और मोल निकालने का क्या तरीका होता है, दिया भार बटे परमाणु भार। अगर सिंगल परमाणु है, एक है, तो वो परमाणु भार। ठीक है, एल्यूमिनियम का यहाँ तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या आप धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, हम निकाल भी सकते हैं। 27 ग्राम ही होता है, दिया गया भार भी कितना है, 27। एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो भी कितना होता है, 27 ग्राम ही होता है। तो कितना मोल आ जाएगा इसका, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल आ जाएगा। मुझे देखो एक बात बताओ कि 1 मोल जो एल्यूमिनियम +3 है
उस पर कितना धनात्मक आवेश है 3, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है 3 की। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है 3 की। 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल, इसका मतलब इसलिए 1 मोल में तो आए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी कितने मोल में 1 मोल में। 1 मोल कैसे निकाला, दिया गया भार बटे परमाणु, भार अगर परमाणु है तो कितना आएगा 1 मोल। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि कितना धनात्मक आवेश है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 9500। तो 3 पे कितना हो जाएगा 3 गुणा फैराडे, या फैराडे की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 9500 कूलाम, 3 फैराडे इसका आंसर आ जाएगा। इसका इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या याद रखना है दिमाग में, ये तो हमने पढ़ा था। इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है दिमाग में कि जितना उस आयन पर आवेश है, जितना उस आयन पर आवेश है उसको क्या कर दो 9500 से या 1 फैराडे से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बशर्ते वो कितना मोल होना चाहिए 1 मोल। जैसे यहाँ कितना आवेश था 3, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 फैराडे। कब किया, क्योंकि 1 मोल था, 1 मोल था तो उस पर 3 धनात्मक आवेश होता। अगर 2 मोल होते तो 1 पर 3 था तो 2 मोल पे कितना हो जाता 6, तो फिर कितना आंसर आ जाता 6 फैराडे आ जाता कि नहीं आ जाता। इतना जितना अगर 1 मोल में जितना धनात्मक आवेश आ रहा है, अगर 1 मोल आ रहा है उसका, या तो एग्जाम में 1 मोल दिया रखा है क्वेश्चन में, या 1 मोल निकालेंगे, तो अगर 1 मोल आ रहा है तो जितना उस पर आवेश है धनात्मक या ऋणात्मक उतने का किससे गुणा कर दो F से, 9500 कूलाम से, तो वो क्या आ जाएगा उसका आवेश आ जाएगा। 2 मोल होते तो जितना आवेश होता उसका उससे मल्टीप्लाई कर देते 2 मोल से, क्योंकि 1 मोल पर इतना, जैसे एल्यूमिनियम +3 है कि 1 मोल पर इतना आवेश है तो 2 मोल पे आवेश दुगना हो जाता, तो उसको फिर 6 को क्या कर देते F से गुणा कर देते कि नहीं कर देते। ये आपको दिमाग में रखना है, इसलिए मैंने ये नोट डाल के यहाँ लिखाया था, आपको नोट्स में भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम आयतन किसका होगा यदि एनटीपी पर प्रत्येक गैस का 10 ग्राम लिया जाता है, तो किसका आयतन क्या होगा न्यूनतम होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो यहां से एक बात क्लियर होती है, मोल बराबर निकालने का एक तो क्या तरीका होता है, दिया भार बटे अणु भार, होता है कि नहीं होता, दिया गया भार बटे अणु भार, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल के रूप में ही है, परमाणु तो कोई है नहीं, सारे अणु के रूप में ही है, तो दिया गया भार बटे अणु भार। इसका मतलब मुझे ये तो पक्का पता चल गया कि मोल जो होते हैं, मोल वो अणु भार के या परमाणु भार के, जो उनका अणु भार या परमाणु भार होता है उसके क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कि जिसका अणु भार ज्यादा, मैंने पहले भी बात की है पिछले लेक्चर में भी, अभी फिर बता रहा हूँ वापस, मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दिया गया भार बटे अणु भार, तो मोलों की संख्या कब कम आएगी, जब अणु भार ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। इट मींस जहां अणु भार ज्यादा होगा मोलों की संख्या क्या आएगी, कम आएगी। मोल निकालने का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्योंकि इसमें वो आयतन की बात कर रहा है, तो मोल बराबर मैंने एक चीज और बताई थी कि दिया आयतन, मतलब चीजों को उसने जोड़ दिया है, दिया आयतन बटे क्या 22.4। इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये क्लियर होता है, इस वाले फॉर्मूले से, अगर आयतन के रूप में दे रखा है मोल निकालें तो इस फॉर्मूले से ये क्लियर होता है कि मोल किसके समानुपाती होते हैं, दिए गए आयतन के, और आयतन को क्या बोल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम, इसके क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये पक्की बात हो गई। अब अगर मैं यहां देखो मोल निकालू तो दिया गया भार तो सबका समान है, तो अणु भार से ही कंपेयर कर लूं। जैसे मैं CO2 का निकालता, मोल निकालता CO2 को, तो दिया गया भार यहाँ 10 ग्राम है, प्रत्येक गैस का 10 है, और CO2 का जो अणु भार होता है वो कितना होता है 44 ग्राम होता है। कैसे, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन परमाणु का 16, तो 2 का 32, 32 और 12 44। दिया गया भार यहाँ पे भी कितना है 10, प्रत्येक गैस का 10 ग्राम है, और CH4 का अणुभार कितना होता है 16 ग्राम होता है। 12 तो कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, तो 16 का भाग लगेगा। अगर मैं इसका देखता नाइट्रोजन का, तो दिया गया भार तो इसका भी 10 ग्राम है, और इसका जो अणुभार होता है नाइट्रोजन के एक परमाणु का होता है 14 ग्राम, तो N2 का मतलब 14 दूनी के 28, तो नाइट्रोजन अणु का कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। HCl का कितना होता है, दिया गया है तो 10 ग्राम है, Cl का होता है 35.5, यहाँ तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 35.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36.5। इट मीन सबसे ज्यादा मोल किस में आएंगे, जिसका अणु भार, क्योंकि दिया गया भार तो सब में समान है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम और क्या 10 ग्राम है कि नहीं है, तो दिया गया भार तो समान है, तो अणु भार से देखो जिसका अणु भार सबसे ज्यादा होगा उसके मोल कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, सबसे कम आएंगे। तो इसका सबसे ज्यादा अणु भार किसका ज्यादा है CO2 का, देखो 44 है, यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 36 और यहाँ कितना है 28, तो सबसे कम मोल किसके आएंगे CO2 के आएंगे।
मोल किसके समानुपाती होते हैं? आयतन के। तो जिसके मोल सबसे कम आएंगे उसका आयतन भी क्या आएगा? सबसे कम। ये कैसे रिलेशन आया? क्योंकि मुझे मोल निकालने का एक फॉर्मूला और पता है कि दिए गए आयतन बटे 22.4 या जिसको मोल और आयतन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब दिए गए आयतन के मोल क्या होते हैं? समानुपाती। अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो दिया गया भार तो समान है सबका, क्योंकि मोल निकालने का क्या तरीका होता है? दिया गया भार बटे अणुभार। तो यहां से मोल किसके आएंगे? सबसे कम, जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दिया गया भार तो समान है और जिसका अणुभार ज्यादा और मोल एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जिसका अणुभार ज्यादा उसके मोल कम। तो सबसे कम मोल कम किसके आएंगे? CO2 के। और अगर मोल कम आएंगे तो आयतन भी क्या आएगा? कम। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? न्यूनतम आयतन किसका होगा? इसीलिए आंसर क्या चला जाएगा? CO2 इसका चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कर सकते हैं? इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 17, अणु एवं परमाणुओं की कितनी संख्या क्रमशः STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही NTP की तरह NTP भी लिख सकता था, पर द्विपरमाणुक गैस के 2.8 लीटर में उपस्थित होगी? अणुओं और परमाणु संख्या का मतलब एक कणों की संख्या पूछ रहा है, और कणों की संख्या निकालने से पहले मुझे क्या चाहिए? मोल। मोल से मैं कणों मतलब अणुओं या परमाणु की संख्या निकाल सकता हूं। तो मोल निकालने के लिए क्या करें? जब गैस का आयतन दिया हो तो मोल निकालने का मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा था कि दिया आयतन बटे क्या? 22.4 लीटर। अगर ये भी लीटर में दे रखा है तो 22.4 लीटर, और अगर ये ml में दे रखा होता, ये दिया गया तो इसको भी ml में लेते तो 22,400 हो जाता। देखो ये कितना दे रखा है? 2.8, और ये कितना दे रखा है? 22.4 लीटर। करो इसको। उसके बाद आप क्या निकाल सकेंगे इससे? अणु और परमाणु की संख्या। और अणु और परमाणु की संख्या निकालने के लिए आप क्या करो? मोल बराबर, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों के लिए। अरे बताया था कि बताया था? मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर कणों की संख्या। कणों में अणु परमाणु भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? आयन भी हो सकते हैं। तो उससे आप क्या निकालेंगे? अरे क्या निकालेंगे उससे आप? कणों या परमाणुओं की संख्या। कणों में अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। इसको जब आप करेंगे तो सिंपल सा कितना आ जाएगा? 0.125। ये क्या आ गए? मोल आ गए। मोल आ गए कि नहीं आ गए? अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? कणों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मोल तो ये आ गए भाई, 0.125 आ गए। मोल निकाल लिए। इससे आप अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला बताया था और बार बार बता रहा हूं। मोल बराबर अणुओं की संख्या, कणों की संख्या की जगह अणुओं भी लिख सकते हैं। अणुओं की संख्या बटे क्या? Na निकाल सकते हैं। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए मुझे क्या? अणुओं को मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूल। ठीक है, अणुओं को मॉलिक्यूल बोलते हैं। मोल कितना आ गया? 0.125। इसको किससे गुणा कर दो? Na से, मतलब आवोगाद्रो संख्या से। तो 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 0.22 इंटू 10 टू द पावर क्या? 23। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा लगभग 7.5 गुणा 10 की घात 22। ये इतना आ जाएगा। ये किसकी आ गई? अणुओं की संख्या आ गई। ये किसकी संख्या आ गई? अणुओं की। कैसे आई? मुझे क्या है? आयतन दिया हुआ है, तो आयतन से मैं मोल निकाल सकता हूँ। दिया आयतन बटे 22.4, उससे मोल आ गए इतने। मोल बराबर मैं कणों की संख्या कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने डायरेक्ट भी बताया है कि अगर मोल दे रखे हैं और कणों में अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं, तो आप उससे कैसे निकाल सकते हैं उनकी संख्या? मोल को किससे गुणा कर दो? आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो। क्यों करते हैं? क्योंकि मोल बराबर अणुओं मतलब कणों की संख्या बटे Na। तो यहाँ से अणुओं की संख्या निकल जाएगी, Na से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो वो अणुओं की संख्या निकल जाएगी। अब अणुओं से मैं परमाणु की संख्या भी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या दे रखा था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द्विपरमाणुक अणु मतलब एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। तो एक अणु का वेट कितना है? एक अणु का कितना दे रखा है भाई? क्या एक अणु की कितनी संख्या दे रखी है? अणुओं की संख्या कितनी है? इतनी। तो द्विपरमाणुक अणु में परमाणुओं की कितनी आएगी? क्योंकि कितना है उसमें? कितना अणु है? द्विपरमाणुक है। इसका मतलब कितने परमाणु है एक अणु में? 2। तो परमाणुओं की क्या आ जाएगी? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि द्विपरमाणुक अणु है। ठीक है, मतलब X2 के रूप में जो है उसमें 2 परमाणु हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ये तो अणु का आया। अणु की कितनी संख्या है भाई साहब? ये आई। अब ये आई तो इससे परमाणु की संख्या, और अणु कितना है? द्विपरमाणु। तो इससे जस्ट क्या हो जाएगी? दोगुनी, क्योंकि द्विपरमाणु का मतलब उसमें कितने परमाणु हैं? 2 हैं। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 गुणा 10 की घात क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या? 3rd वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ही है। चलो अगले की बात करते हैं, यहीं पे देख लो। अधिकतम मॉलिक्यूल की संख्या होगी, अधिकतम अणुओं की संख्या होगी, क्योंकि अणु दे रखे हैं। H2 मॉलिक्यूल है,
CH3OH होता है मेथेनॉल, ये भी अणु ही है, और CO2 है और N2O5 है, ये आपको चारों दे रखे हैं। और आप सोचे अधिकतम अणु मॉलिक्यूल की संख्या किसमें होगी, तो मैं बता सकता हूं कि मोल बराबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अणु बटे Na। तो ये तो मुझे कंफर्म है कि यहाँ से मोल किसके समानुपाती होते हैं, अणुओं या कणों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती। इस फॉर्मूले से मोल बराबर कणों मतलब अणुओं या परमाणु या आयनों की संख्या बटे Na। इसका मतलब मोल अणुओं मतलब कणों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती, जिसमें इसका मतलब अधिकतम मॉलिक्यूल किसमें आएंगे, जिसमें नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, सबसे ज्यादा। और मोल निकालने का क्या तरीका होता है, अगर भार दे रखा है या द्रव्यमान दे रखा है तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या अणु भार। दिया गया कितना है मोल निकालने का, जिसमें मोल ज्यादा आएंगे उसमें मॉलिक्यूल या अणु भी क्या आ जाएंगे, ज्यादा, क्योंकि मोल अणुओं की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, आप आराम से इससे बता सकते हैं। कितने का दिया गया भार 34 ग्राम बटे 18, H2 का 18 होता है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18। आप डायरेक्ट ही देख देंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं है अगर आप एक बार प्रैक्टिस हो गई तो। दिया गया कितना है 40, मेथेनॉल का होता है कितना, देखो निकालो, मुझे भी नहीं पता। कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन, तो 12 और 3 15, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन तो 16, और एक ऑक्सीजन का भी कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 16 क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो ये आया और इसका ये आया। ये देखो दिया गया कितना है CO2 का 28, मोल निकालने का बटे इसका खुद का अणु भार आणविक द्रव्यमान कितना होता है 44, इससे इसके मोल निकाल सकते हैं। कितना है N2O5 का 54 दिया हुआ, इसका कितना होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो जानते हैं, तो पूरे N2O5 का निकाल सकते हैं। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो 5 का कितना हो जाएगा 16 पंजा कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। इन सबको देखो सबसे ज्यादा मोल किस में आ रहे हैं, 32 का भाग दे रहे हैं 40 में, 44 का भाग दे रहे हैं 28 में, इसमें तो कम आएंगे, इसमें और भी कम आएंगे। इसमें देंगे तो दुगने में जा रहा है, क्या जा तो रहा है एक वाले दुगना नहीं जा रहा, लेकिन इसमें दुगने से ज्यादा जा रहा है, 18 दूनी के 32 होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 18 दूनी 36। मतलब जब आप इसको निकालेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल इसके आएंगे। आप निकाल के देख लो CO2 के, तो अगर इसके H2O के आएंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल, आप इसमें इसका भाग देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे, करके देखना घर पे, इसमें देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे, इसमें देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे। सर्वाधिक मोल इसके आएंगे H2O के, तो मोल ज्यादा आएंगे तो मॉलिक्यूल या कणों की संख्या भी क्या आएगी ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है इस फॉर्मूले से मोल किसके समानुपाती होते हैं, अणुओं या कणों की संख्या के समानुपाती। कण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें परमाणु भी, अगर परमाणु के रूप में है तो परमाणु हो जाता, कणों की संख्या का मतलब परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी और आयन। यहाँ अणु है सब पूरे चारों ऑप्शनों में, इसलिए अणुओं की संख्या। इसका मतलब मोल किसका समानुपाती हैं, अणुओं की संख्या के, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसमें कणों की मतलब अणुओं की संख्या भी क्या होगी ज्यादा। तो मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया भार बटे अणुभार, सर्वाधिक आएगा H2O में, तो इसका मतलब कणों की संख्या भी अणुओं की संख्या भी किसमें आ जाएगी, H2O में आ जाएगी। आप इसको इससे निकाल सकते हैं। देखो अगला, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन का मिश्रण NTP पर कितना आयतन घेरेगा। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह यहाँ एक्चुअल में देखो आप क्या करें, वो या ऐसे लिखा होगा, हाइड्रोजन H2 के रूप में लिखा होगा यहाँ पर, है ना H2, और ऑक्सीजन भी लिख रहा है यहाँ पर O2 के रूप में, का मिश्रण NTP पर कितना आयतन घेरता है। तो देखो कितना आयतन घेरता है, मोल निकाल लो। हाइड्रोजन के मोल निकालोगे तो दिया गया भार बटे अणु भार, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम, H2 के रूप में, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, तो कितना मोल आ जाएगा 1। ऑक्सीजन के भी क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो निकाल लो। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 32 बटा एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पर O2 है तो इसका दिया गया भार भी 32 और इसका अणु भार भी O2 का कितना होता है 32, तो कितना मोल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब मुझे पता है कि मोल किसके समानुपाती होते हैं, मोल समानुपाती के दिया गया आयतन। क्यों, क्योंकि मोल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, मोल बराबर समानुपाती क्या बताया था कि नहीं बताया था मैंने बताया था कि मोल समानुपाती क्या मतलब मोल बराबर क्या, दिया गया आयतन बटे क्या 22.4, तो जिसमें इसका मतलब जितने मोल है उतना ही आयतन, तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे इसके आयतन 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो 2 आने से क्या होगा कि 1 मोल गैस का 1 मोल NTP पर कितना आयतन घेरती है 22.4। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि 1 मोल NTP पर कितना आयतन घेरती है 22.4। तो यहाँ कितने मोल आएंगे 2, एक तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो 22.4 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि 1 मोल गैस का आयतन NTP पर कितना होता है, लिख रहा है ना NTP पर कितना आयतन घेरेगी, तो 1 मोल का तो होता है 22.4, ये फिक्स है। यहाँ कितने मोल आए दोनों के मिला के, मिश्रण पूछ रहा है ना, तो 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल इसका ऑक्सीजन का, तो 2 मोल, तो 2 मोल आए, इसका मतलब 1 मोल कितना घेरती 22.4, 2 मोल कितना घेरेगी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 44.8 आ जाएगा।
इस तरीके से इस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की बात की, पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, इससे पहले वाला लेक्चर देखें और फिर इस लेक्चर को देखें, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये पढ़ते रहिए, थैंक्स अ लॉट।